The second video of sample and sampling technique lecture. We have discussed in the video 1 about the population, about sample, and about the cases or the elements. We also discussed the major sampling techniques, probability sampling and non-probability sampling, and what are the types of probability sampling and what are the types of non-probability sampling. And we have discussed in detail about the non-probability sampling techniques. Uh, Quota sampling, purposive sampling, snowball sampling, self-selection sampling, and convenience sampling. In this second video, I am going to discuss about the probability sampling technique. Let's start with the first sampling technique. The first sampling technique is the simple random sampling. As you can see in the slide, तो आपको ये नजर आएगा कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो किस तरह होती है। आप अगर देखें तो सबसे पहले फर्स्ट जो यहाँ पर आपको एक जो है शख्स नजर आ रहा है इसके अंदर, जो एक पिक्चर नजर आ रही है किसी इंसान की, उसको देखें तो सबसे पहली पिक को जो है वो सर्कल किया गया है। उसके बाद 1 2 3 पिक्स को छोड़कर फिर जो फोर्थ वन है उसे पिक किया गया। उसके बाद फिर एक को छोड़कर फिर पिक किया गया, फिर उसके बाद 3 को छोड़कर फिर पिक किया, फिर 2 को छोड़कर पिक किया गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई इसके अंदर जो है सीक्वेंसिंग नहीं है। जब हम सिंपल रैंडम सिलेक्शन करते हैं तो इसके अंदर कोई जो है सीक्वेंसिंग नहीं होती है। इस ये जो है जो आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 50 लोग हैं जो कि आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट जो है की पॉपुलेशन है, सॉरी, जो आपकी रिसर्च की पॉपुलेशन है 100 के करीब लोग हैं। तो आप उन 100 में से आपने 10 लोगों को निकालना है। तो आप उन 10 लोगों को कैसे निकालेंगे? फर्ज करो आप सब जो लोग हैं 100 के 100, उन 100 लोगों के नाम लिखें और किसी एक बॉक्स के अंदर डाल दें। और आप क्या करें कि उस बॉक्स में किसी एक बच्चे को बोलेंगे उसमें से 10 पर्चियां निकाल दे। तो पहले वो एक पर्ची निकालेगा, हमें नहीं पता कि कौन से नंबर की पर्ची है, फिर दूसरी निकालेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। इस तरह 10 पर्चियां जो है ना उसने 1 बाय 1 करके निकालनी है। और वो कौन सी पर्चियां आती हैं, सब 100 के 100 लोग जो है वो ये सोचते हैं कि उनको इक्वल चांस मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि having chance of having chance all the population, everyone have a chance to select। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की खास बात है, खास करैक्टरिस्टिक्स है, मेन करैक्टरिस्टिक्स है कि हर एक को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का। तो इसके अंदर जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है इसके अंदर ये है कि आप फर्ज करो कि आपके पास 1000 नाम है, तो उन 1000 नामों को जो है वो आप किसी कंप्यूटर की एक्सेल शीट के ऊपर रखें और वहां पर जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक आप लगाएं तो वो आपको हाईलाइट करके दे देगा कि कौन कौन से सिंपल रैंडमली वो हाईलाइट करके देगा कि किन किन लोगों को आप उसके अंदर जो है आप किन किन लोगों से इंटरव्यू या क्वेश्चन फिल करा सकते हैं। और फिर आप उन्हीं लोगों से जिनके नाम निकलेंगे उन्हीं लोगों से जाकर आपने वो क्वेश्चन फिल कराने हैं, या उन्हीं लोगों से जाकर अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों से जाकर आप इंटरव्यू करेंगे। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है जो बिल्कुल ही सिंपल है। इसकी एग्जांपल अगर आप लाइव देखें तो फहद मुस्तफ़ा का जो शो है उसके अंदर आपको नजर आती है जब वो एक बॉक्स लेकर आता है और उस बॉक्स के अंदर जो है उन तमाम लोगों के नंबर्स और नाम लिखे हुए होते हैं जो कि उस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है कि कुछ बच्चों को बुलाता है और उनसे कहता है कि इसमें से 7 या 8 जो लोग हैं उनको आप जो है वो सेलेक्ट करके दें, या वो खुद भी उनमें से जो है एक एक करके 10 जो है जितने भी लोगों को निकालना होता है उसमें से निकालता है।
तो वो जो टेक्निक है उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर वो सारे लोगों के नंबर्स हैं और उनके नाम है और एक बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं। अब वहां से जो वन बाय वन करके वो 7-8 लोगों के नाम निकालता है। ये बिल्कुल प्योर एग्जाम्पल है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। तो अगर आप भी कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसके अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास उन तमाम लोगों की कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, यानी सैम्पलिंग फ्रेम जो है आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। या तो कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर हो या उनका नाम हो या उनका फोन नंबर हो या उनका कोई और नंबर असाइन किया गया उनको, कोई आईडी इम्प्लाई आईडी हो, और उसकी बेसिस पर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, इनमें से कोई भी चीज नहीं है जो कि एम्प्लाई को आइडेंटिफाई कर सके, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में से कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में से कोई टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं होगा तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप वो जो है टेक्निक उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसकी बेसिस पर आपने अपना सैंपल जो है उसे सेलेक्ट किया। तो मुझे उम्मीद है ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं, दैट इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। ये सिस्टमैटिक है। आप अगर देखें तो ये जो पिक्चर्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, इनमें से हर तीसरे बंदे को सिलेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास लोग होंगे वो किसी एक सीक्वेंस में आप उन्हें रखेंगे और फिर उस सीक्वेंस को सामने रखते हुए आप हर तीसरे बंदे को हर सेलेक्ट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि हर तीसरा बंदा हो। फर्ज करो कि अगर 100 में से 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हर 10वां बंदा सेलेक्ट होगा तो आपके पास जो है वो 10 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर 1000 में से आपको 100 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो भी आपको हर 10वां बंदा जो है आप सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह जो है वो आपके पास 1000 में से 100 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर जो है आपको 100 में से 100 में से 20 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो फिर आपको हर 5वें बंदे को सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह जो है ये सिस्टमैटिकली आपको जो है वो सेलेक्ट करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक में जो है वो तीसरे बंदे को सिलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद जो है 5 बंदे छोड़ के सिलेक्ट कर ले, फिर 10 बंदे छोड़ के सिलेक्ट कर ले। ऐसा जो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर नहीं होता है। इसके अंदर आपको बाकायदा एक सीक्वेंसिंग बनानी होती है लोगों की, जो कि आपकी पॉपुलेशन है। फिर उस पॉपुलेशन में से एक प्रोपोर्शन निकालते हैं जितना आपको उसका सैंपल लेना होता है। फिर उस प्रोपोर्शन को सामने रखते हुए आप जो है वो लोगों को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 लोगों को निकाला और उनसे आपने जो है क्वेश्चन फिल कराना शुरू किए, और आपको पता चला कि उसके अंदर जो लोगों की तादाद है, तो उसके अंदर जो रिस्पांस रेट है वो बहुत कम है, और आप चाहते हैं कि और रिस्पांस जो है और लोगों को उसमें ऐड किया जाए, तो फिर सेम जो प्रोसीजर है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। फर्ज करो कि आपको 30 और लोग चाहिए, और आपके पास जो अब जितने लोग हैं उसका आप 30 के लिहाज से प्रोपोर्शन निकाल देंगे, और फिर हर 15 या हर 20वां बंदा जो भी आपको प्रोपोर्शन में निकलता है उसको आप सेलेक्ट करते जाएंगे, तो जितने लोग आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। फिर आप दोबारा उन लोगों के पास जाकर आप अपना उनसे आप अपने क्वेश्चन या अपने इंटरव्यू ले सकते हैं, ताकि आपका जो सैंपल साइज है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है ये भी एक प्रोबेबिलिटी की एक टेक्निक है, और इसके अंदर भी तमाम लोगों को इक्वल चांस जो है वो दिया जाता है। सबसे पहले तो उन सबको जो है वो किसी ऑर्डर में, चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो, उसके अंदर प्लेस कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है प्रोपोर्शन के लिहाज से आप उनमें से जो सैंपल है वो आप सेलेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आपको ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई सवाल आपके बाकी हैं तो वे आई विल आंसर इन द क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि हमारी कमिंग क्लास है उसके अंदर जो है इससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो आप नोट कर लीजिएगा, देन आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन।
तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर की ये जो स्लाइड है खासतौर पर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज द क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये देखें कि हाउसेस की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे इतने सारे हाउसेस आपको नजर आ रहे हैं। तो इन हाउसेस को 5 क्लस्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इन 5 क्लस्टर में से फिर सैंपल ड्रॉ किया गया है। तो अगर आप क्लस्टर सैम्पलिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जो है इनको मुख्तलिफ अपनी जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर आप हाउसेस को लेकर रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको आपने क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल आप कराची के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप पूरे कराची को 5 क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या तमाम हाउसेज जो वहां पर है। तो उन हाउसेस को जो है आप फिर उसमें से सैंपल सिलेक्ट करें। तो उसमें से जो सैंपल होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा हर एक क्लस्टर का। तो जैसा कि यहाँ आपको रेड कलर में कुछ हाउसेस जो है वो नजर आ रहे हैं, तो वहां से आप जो है क्लस्टर जो है अपना ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनको सामने रखकर सबसे पहले क्लस्टर सैम्पलिंग में अपने क्लस्टर जो है वो आपने बनाने हैं, और क्लस्टर बनाकर अपनी टोटल पॉपुलेशन में क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर उन क्लस्टर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने उन में से सैंपल सेलेक्ट करना है, और फिर सैंपल सेलेक्ट करने के बाद आप जो है उसमें से उन लोगों से अपना डेटा फिल कराएंगे। ठीक है जी। तो ये एक जो है क्लस्टर सैम्पलिंग की एक टेक्निक है कि आप पहले क्लस्टर्स बनाएं, फिर उसमें से लोगों को जो है वो सिलेक्ट करें, रैंडमली सिलेक्ट करें। अब वो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू आप करना चाहते हैं या सिंपल रैंडम सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन पहले जो है आप उनको क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है उसमें से इनमें से किसी जो भी टेक्निक अप्रोप्रिएट हो उसके थ्रू जो है आप इन हाउसेस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो ये कलर्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। तो ये ऊपर सबसे ऊपर जो है ये पॉपुलेशन है, इसमें हमारे पास जो है वो रेड कलर है, इसके अंदर हमारे पास ब्लू कलर है, इसके अंदर हमारे पास ग्रीन कलर है। तो ये जो कलर्स हैं, ये टोटल जो कलर्स हैं ये पॉपुलेशन है। फर्ज करो कि ये लोग हैं जो कि इस तरह का जो है वो लिबास पहनते हैं, वो आपकी जो है पॉपुलेशन है। और इन लोगों से आपने जो है वो क्वेश्चनर फिल कराने हैं या इंटरव्यू करने हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, इस पूरे पॉपुलेशन को जो रेड वाले हैं उसका एक स्टार्टा बनाएंगे, जो ब्लू वाले हैं उसका एक स्टार्टा बनाएंगे, और जो ग्रीन वाले हैं उसका एक स्टार्टा बनाएंगे। तो इन तीनों को अलग अलग जो स्टार्टाज है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितने भी आपके कलर्स हैं उन हर एक कलर को अलग अलग उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर हर एक जो स्टार्टा है उसमें से आप जो है वो सैंपल ड्रॉ करेंगे। तो हर स्टार्टा में से सैंपल का होना जरूरी है। ये चीज जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसके अंदर नहीं थी, उसमें से कुछ जो क्लस्टर से उसमें से हम अपना सैंपल ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इसमें से हमें हर स्ट्राटा से जो है वो सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो हर स्टार्टर से आप सैंपल कलेक्ट कर लें तो आपका सैंपल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी स्टेट सैम्पलिंग। तो मल्टी स्टेट सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ये उस वक्त आमतौर पर इस्तेमाल होती है जब जो है इसके लिए लार्ज पॉपुलेशन हो। फॉर एग्जांपल आप पूरे पाकिस्तान के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मल्टी स्टेट सैम्पलिंग इस्तेमाल करनी होगी, जहां कहीं पर आपको जो है क्लस्टर सैम्पलिंग होगी, कहीं पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगी, फिर उसके अंदर कहीं पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगी, या फिर उसमें से कहीं पर जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के साथ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होगी। तो ये इन 3-4 टेक्निक्स जो है वो एट ए टाइम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसी जो सैम्पलिंग होती है उसको मल्टी स्टेट सैम्पलिंग कहते हैं। और ये आमतौर पर स्मॉल पॉपुलेशन के लिए नहीं बल्कि लार्ज पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका जो एडवांटेज है सबसे पहला वो ये है कि नो सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर्ड। जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं
तो उसके लिए ज़रूरी है, बल्कि कंपल्सरी है कि आपके पास जो है वो सैंपलिंग फ्रेम अवेलेबल होना चाहिए। सैंपलिंग फ्रेम से मुराद है कि लोगों का कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए, या उनके नाम होने चाहिए, या उनका सेल नंबर होना चाहिए, ताकि अगर उनका नाम निकल आए उस सैंपलिंग टेक्निक के मुताबिक, तो हम उन तक एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो, हम उन तक एक्सेस कर सकें, हमें ये पता चले कि ये कौन किसका नाम निकला है और वो कहाँ बैठता है, तो हम उसी से जाकर क्वेश्चन फिल करेंगे। इसको सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। तो सैंपलिंग फ्रेम जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सैंपलिंग फ्रेम आपके पास अवेलेबल ना हो, तो देन यू कैन गो विद दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और मोर क्लोजर सैम्पलिंग इज दी कोटा सैम्पलिंग। तो आप कोटा सैम्पलिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो है हमें सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत नहीं होती है। हम बगैर सैम्पलिंग फ्रेम के जो है इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है लार्ज सैंपल के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इसके अंदर सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत नहीं होती। इसके के अंदर दूसरा एडवांटेज जो है वो ये है कि मोस्ट फिजिबल अप्रोच फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, एज आई हैव टोल्ड यू, एज आई हैव सेड दिस, कि ये जो टेक्निक है ये आमतौर पर लार्ज पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये उसके लिए मल्टी स्टेट सैम्पलिंग आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप पूरे पाकिस्तान पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर आपको मल्टी स्टेट सैम्पलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि किसी पूरे प्रोविंस के ऊपर काम करें, या दुनिया के और कुछ कंट्री है उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा आपकी जो है पॉपुलेशन लार्ज होगी, उतना ज़्यादा ये टेक्निक फिजिबल होती चली जाएगी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि सेवरल सैम्पलिंग लिस्ट बनती है, फिर एक सैम्पलिंग लिस्ट नहीं बनती, इसके अंदर मुख्तलिफ सैम्पलिंग लिस्ट, क्योंकि ये इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत लार्ज होती है, तो फिर इसकी जो सैम्पलिंग लिस्ट फ्रेम आप कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, तो वो भी काफ़ी लार्ज और काफ़ी बड़ी होती है। इसलिए आप जो है इसके अंदर ये इसका डिसएडवांटेज है, एक सैम्पलिंग लिस्ट की बजाय आपको सेवरल बहुत सारी सैम्पलिंग लिस्ट जो है वो बनानी पड़ती है। इसके बाद दूसरे जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके लिए मैन पावर जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान या इस तरह लार्ज पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो सेवरल सैंपल लिस्ट हमने बनानी है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, इसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट हमारी जो है वो लगेगी। तो ये जो मल्टी चेज सैम्पलिंग है, इट इज़ गुड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, और ये आपको हेल्पफुल होती है जब आप पूरे पाकिस्तान या बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग, कि क्लस्टर सैम्पलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं, जो स्ट्रेटिफिकेशन सैम्पलिंग है उसको हम डिवाइड पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन होती है उसको हम जो है डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, लेकिन वो ग्रुप्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने हाउसेस की बात की है, तो अगर हाउसेस के ऊपर हम कर रहे हैं, तो हाउसेस में 120 वाली जो कैटेगरी है उसका अलग एक ग्रुप होगा, 500 वाले का एक अलग होगा, और 1000 वाले जो है हाउसेस जो कैटेगरी है उसका एक अलग ग्रुप होगा। तो इस तरह आप पूरे हाउसेस को 3 ग्रुप्स के अंदर